हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे, आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। तो आज का जो वीडियो है बहुत खास है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि भाई टर्म 1 में ये लाया जा सकता है हर सब्जेक्ट के अंदर, या फिर वो प्लान कर रहे हैं कि भाई वो ये चीज़ कर सकते हैं बट थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कि कैसे होगा। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। कुछ गहरी बातें आज मैं करने वाला हूँ और हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे आपका माइंड सेट इसके लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो साल है, दिस ईयर ऑफ योर क्लास 10, ठीक है, अगर ये बाकी साल से अलग कैसे है, किस तरीके से है, तो उसमें ईयर एंड में जो बोर्ड एग्जाम से इट वाज लाइक वो सबसे बड़ा डिटर्मिनर था, ठीक है। तो क्या ये साल बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में, जो भी पहले के साल जब सिर्फ बोर्ड एग्जाम फाइनल का मेन कैलकुलेशन होता था, उसके कंपैरिजन में क्या ये इजी है या ये डिफरेंट होगा या डिफिकल्ट होगा, क्या होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर ना आप क्या कर सकते हो, नीचे अगर चैट में है तो चैट में बता सकते हो या कमेंट में बता सकते हो। ये चीज़ बताना कि आपको क्या लग रहा है कि इज इट गोइंग टू बी इजी, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, केस बेस्ड, कंपिटेंसी बेस्ड, इज इट गोइंग टू बी इजी कंपेयर टू अदर ईयर्स? अगर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या पॉइंट है वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है। सो जब एग्ज़ाम एक बार होते थे ना, बच्चे के पास समय होता था अच्छा खासा, ठीक है, और वो प्रिपेयर करके वो पूरा एक बार हथौड़ी जोर से मारता था, है ना, वो एक लोहार की होती थी। अब क्या ये 2 बार हो गया है, भले ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। अगर हम बात करें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आ गए एंड ऑल, देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब हमेशा नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी ईजी, ये दिमाग से हटा दो, ठीक है। हम काफ़ी टाइम मैं जो अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, जो तोड़ फोड़ के अंदर चल रहा है, इट इज़ लाइक कि हाँ मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे पता है कि वो इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो फिर भी घुमाया जाता है, जेकब से ट्राई करते हैं, बट वो जो आपका आने वाला है ना, मैं ये वाई आई एम गिविंग दिस वे, ठीक है, अभी शुरुआत में ऐसा क्यों दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, थोड़ी आदत लगे, ओके। सवाल का जो लेवल है वो चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो शायद आपने टेक्स्ट बुक में भी मतलब वो टॉपिक्स ना देखे हो, वो भी हो सकता है। इट इज गोइंग टू हैपन, यस, ठीक है। क्योंकि मतलब अब आपको अब ध्यान देना, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक। इट इज़ नॉट लिखा है यार निंजा टेक्निक, पर निंजा टेक्निक के लिए ना तुमको वो सीखना पड़ेगा ना, वो माइंडसेट होना चाहिए ना, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन सी बुक से हम रेफर करेंगे, क्या मतलब बेसिकली हम कौन सा अप्रोच रखेंगे, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ये इतना मतलब ऐसे नहीं कि भाई मतलब एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड, तुम्हारे लिए पहली बार है ये, ठीक है। मतलब एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई और फिर एकदम से अनाउंस करा कि भाई 3-4 महीने बाद तुम्हारा ये टर्म 1 होगा, दैट विल बी इवैल्यूएटेड एज वेल, है ना। 50 यहाँ से 50 वहाँ से, 50 में भी 10 इंटरनल, बाकी 40 तो इसमें से आएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास समय बचा है कुछ, वही जो भी टाइम है आपके पास, 3 महीने बोलो, 2.5 महीने बोलो, जो भी तुम काउंट कर रहे हो, इस टाइम के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। भले टॉपिक चलो आपके चैप्टर्स कम है, जो भी है, बट प्रिपरेशन कैसी करनी है, कितना डीप करना है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ चैलेंज, ठीक है। तो कंपेयर टू, अगर मुझसे पूछो कि कंपेयर टू बाकी ईयर्स, दिस ईयर इज बच्चे को मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है, ज़्यादा करनी है, ध्यान में रखना। इफ अगर ये चीज़ एम कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम में फोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक लाइन बता दूं, वो ये है, जिसका टर्म 1 होगा ना उसी का टर्म 2 होगा, ठीक है। जो टर्म 1 में अच्छा स्कोर करेगा उसी का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आने वाला, समझ रहे हो। टर्म 2 में चलो आपने जो भी परफॉर्म करा उससे अच्छा, उसमें अच्छा आ गया, लेकिन टर्म 1 में ही पुअर है, ओवरऑल मार्क्स आपका अफेक्ट हो गया सीधे, ये सोच के रखना, ठीक है। तो जो लोग भी सीरियस नहीं है अभी तक, जो सोच रहे ना कि फाइनल एग्जाम हर बार का टेक्निक वही लगाएंगे, नहीं चलेगा ये। तो आपको बोर्ड एग्जाम का 100% जैसे वहां एफर्ट लगाते थे, अभी से लगाना है इस टर्म 1 के लिए। ये 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और तुम सर चैप्टर्स ही इतने, अरे 6 ही चैप्टर साइंस में, है ना, इतना कट ही हो गया, सोशल में, हिस्ट्री में एक ही है, उसकी डेप्थ में जाओगे, इस डेप्थ में, ठीक है। तो अगले 80-90 दिन जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो, या उसके बाद अगर देख रहे हो आप तो आपके और दिन कम हो गए होंगे, 60 दिन, ठीक है, 50 दिन, ये बहुत क्रूशियल है।
ये आज के दिन से, अभी से बहुत क्रूशियल है। तो अपना टाइम टेबल, अपना स्टडी टाइम टेबल, ठीक है, अपना तरीका, अपना पैटर्न, तुम्हारा अपना एक जो प्राइम टाइम होता है उसको पकड़ो, ठीक है। जितना ज्यादा तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, खुद से अपनी सिस्टम लगा रहे हो, नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अब जो है ना, मतलब कितनी डेप्थ से, कितना, मतलब जो टेक्स्ट बुक पढ़ने से भी पूरा काम नहीं चलेगा, ठीक है, कितनी डेप्थ से हो सकता है वो। ओके, तो मैं आता हूं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, जिसको आगे थोड़ा और हम एनालाइज करेंगे ना। जैसे कि अपना है एनसीईआरटी को फुल्ली, पहले मतलब यही करना है, ये जो चीज है ना, ये तो मिस होनी ही नहीं चाहिए। जो आपका टेक्स्ट बुक है वो तो हर साल से वो इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। ओके, देन प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब देखो टेक्स्ट बुक की जब बात हो रही है ना, तो वो थरो होना चाहिए, मतलब आपको टाइम देना है पूरा, स्टार्ट से, इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक पढ़ना है। कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है व्हेन इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो कभी भी अगर दो तरीके का एग्जाम हो ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कभी भी सब्जेक्टिव को चूज कर लेना बेटर होगा, ठीक है। व्हेन इट इज ओनली ऑब्जेक्टिव, आपको वो करना ही है, भले चलो उसमें इंटरनल ऑप्शन भी आ जाए, तभी भी वो ऐसे नहीं होता, वो आपको करेक्ट आंसर ही पता होना चाहिए। यहाँ पे फिर भी आदमी पास हो जाता है, यहाँ पर आएगा तो ही होगा, ठीक है। तो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़नी है, समझना है कंसेप्ट को, बिना समझे हुए काम नहीं होगा। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। सर कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, मैं आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। वैसे सर इस बार तो खाली ऑब्जेक्टिव है ना, एमसीक्यू होगा, ठीक है, फिलअप टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर मैचअप टाइप का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर। हालांकि अभी वो आया नहीं है, पूरा पैटर्न रिलीज नहीं हुआ है, लैंग्वेज का तो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे होगा, ठीक है। मैथ साइंस का फिर भी समझ में आ रहा है, हाँ चलो ठीक है, केस बेस्ड होगा, ठीक है, असर्शन रीजन होगा। भाई केस बेस्ड विल बी द गेम चेंजर। इस लाइन को ना, मतलब तुम ना याद रखोगे और जब पहला एग्जाम होगा ना समझ में आ जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो कैसे टेबल बेस्ड होगा या किस फॉर्मेट में आएगा, स्टैट्स बेस्ड होगा, ये सब का सब है ना एकदम वो समय के अंदर कैद है अब वो, ठीक है। भले ही जब ऑफिशियल सैंपल पर आ जाने के बाद भी ये तुमको एग्जाम के टाइम पे ही समझ में आएगा कि क्या लेवल था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्या था वो। मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको, मतलब जो बच्चा है ना उस डेप्थ का प्रिपरेशन करेगा ना, वो जरूर फोड़ देगा इस चीज। क्योंकि अगर आपने मान लो, मतलब सपोज आपने मतलब 100-200 क्वेश्चन भी कर लिए, मान लो चैप्टर वाइज भी कर लिया, क्या लगता है आपको कि वो असर्शन रीजन के फॉर्म में ही आएगा क्या वो केस बेस्ड तरीके से नहीं आ सकता, या क्या वो केस बेस्ड जो तुमने पढ़ा था क्या वो असर्शन रीजन की फॉर्म में नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ना क्वेश्चंस तो करने ही है, पर उसके कंसेप्ट को समझना, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देन कमिंग टू स्ट्रिक्टली एज पर रेड्यूस्ड सिलेबस। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या मेरे सिलेबस में नहीं है, जिसके बारे में मैं देखो, आप सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ोगे, उसका डिटेल भी पढ़ने वाले हो ना। तो अगर आपको पता है कि ये पार्ट नहीं आने वाला, तो उतना आपका टाइम बचेगा, आप इसमें लगाओगे जो आपका सिलेबस में है, ठीक है। ज्ञान इकट्ठा करना जितना करो, लेकिन पहले जो तुम्हारा कंसाइज है, जो एकदम जो चीजें हैं उसको डेप्थ में करना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। दिस इज स्पेशल ईयर, मतलब ये मान के चलो ये है, ठीक है। एंड जैसे कोई बोलता है ना, तुम्हारा कोई सीनियर बोलते कि यार तेरा तो अच्छा है, टर्म 1 टर्म 2 ऑब्जेक्टिव है तेरे पास, बट वो एग्जाम आएगा पता लग जाएगा। मैं डरा नहीं रहा गाइस, अगेन आई एम सेइंग, थोड़ा सा अपना सेंस यूज करो और ये समझ लो कि टर्म 1 तुम्हारा है, तभी पूरा बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारे नंबर दिखेंगे ना 95+, 98+ या व्हाटएवर। मैं अभी इस बार का रिजल्ट अभी हमारा जो लास्ट टाइम का है वो अभी आएगा, एक वीडियो उसमें पता लगेगा कितने सारे बच्चे हैं उनके। अब देखो उनको अगेन वो इंटरव्यू जो हुआ था अनन्या वाले, उसमें यही बताया था कि ऐसे नहीं कि उनको ऐसे नंबर मिले, ऐसा नहीं है, एग्जाम नहीं हुआ ठीक है, पर वो नंबर कैसे आएंगे, वो पूरे सुपरविजन के अंदर आए हुए। तो मतलब वो स्टार्टिंग से वो करा हुआ है बच्चे ने, उनको तो पता भी नहीं था। आपको तो पता है ना, ये एडवांटेज तो है आपके पास कि आपको पता है कि मेरे को ये एग्जाम में परफॉर्म करना है, उनको वो पता नहीं था, इसलिए बहुत लोगों का नंबर गिरा भी है उसमें। समझ में आया?
तो ये ध्यान रखना कि आपके पास एडवांटेज है, तो व्हाई नॉट। यस, अब एक चीज पे ध्यान देना, मतलब एक फ्लो पे ध्यान देना। आपको थोड़ा इधर उधर ऑर्डर करना है, आप कर सकते हो, बट चीजों को समझना, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू कि भाई ये वीडियो लेक्चर्स जो है ना, चाहे आप तोड़ फोड़ का देख रहे हो, चाहे टारगेट 95 प्लस का देख रहे हो, चाहे दबंग का अपना सीरीज देख रहे हो, ठीक है, चाहे कमाल करते हो पांडे जी देख रहे हो, या फिर कोई भी, देखो इट्स नॉट अबाउट ओनली एड्यू मंत्र और समथिंग। तुम कहीं से भी अगर तुम पढ़ रहे हो, जहां से भी जो भी सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को कैसे यूटिलाइज करना है, व्हाट शुड बी द वे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर खाली देखने से पढ़ने से काम नहीं होगा। वो समझो ना कि वो एक ऐसा है कि आपके लिए एक बूस्टर है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको मतलब कम टाइम में अगर टॉपिक का ज्ञान ले लेना है, ठीक है, या टॉपिक का एक अंदाजा समझ लेना, यू टेक फॉर दिस वीडियो लेक्चर तुम पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद डिटेलिंग, फॉर डिटेलिंग, सो फर्स्ट स्टेप में मैं कहूंगा कि हाँ तुम इसमें जा रहे हो, कोई भी चैप्टर है, मान लो तुमने फेडरलिज्म पढ़ा, ठीक है, जो भी तुम्हारा चैप्टर है तुमने वो उसका वीडियो देख लिया पहले, हाँ सर मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में आ गया, पूरा चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना। उसके बाद तुम लग गए सीधा क्वेश्चन करने, वो नहीं करना है, ठीक है। वो स्टेप के बाद गो फॉर दिस, तुम्हारा टेक्स्ट बुक है ना, मतलब देख लो कि सिलेबस में कितना पार्ट है, कितना पार्ट सिलेबस में है, उसको मार्क कर लिया, उसके अंदर एकदम छान छान के पढ़ना है उसको, एकदम मतलब छान छान के मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेप्थ में जाके उसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओनली बुक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग में उसको अब्सॉर्ब भी करना, अरे या ये कॉन्सेप्ट है, इसका ये मतलब है, अच्छा ओम्स लॉ का ये मतलब है, ये समझना है। ऐसे सर ओम्स लॉ तो है ही नहीं फर्स्ट टर्म में, ठीक है, ये समझना है, डेप्थ में कंसेप्ट में जाना है, ठीक है। सो गो फॉर योर टेक्स्ट बुक देन। सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद एक फ्लो पे आओ कि मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सर एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो सकता है, असर्शन रीजन की फॉर्मेट में हो सकता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे पास एक ऐसा कोई मतलब अब देखो मैं बोलता हूं कि हमारी एड्यू बुक भी है, ठीक है, एंड आई ऑलवेज लाइक मैंने बताया है कि तुमको वो जो है मेरी पहली किताब है, तो उस तरीके से हमने बनाई है, ठीक है, कि उसमें वो सारी चीजें, चाहे प्रीवियस ईयर, उसके इंपॉर्टेंस बताऊंगा प्रीवियस ईयर की क्या है, तो वो सब चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे। बहुत बच्चों ने लिया है एंड दे आर लाइक लिंक है उसमें, और बहुत सारा उसमें लाइक अभी टर्म 1 का है 170 160 में कुछ आ रहा है, बहुत लोगों ने लिया होगा, ठीक है। अब अगेन सर आप प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, जान दो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी किताब ऐसी है जिसमें उतना सिस्टमैटिक वे में दिया है कि भाई प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव नहीं थे, पर उसको इस वाले फॉर्मेट में उतार दिया, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में उतार दिया, दिस इज, देखो क्वेश्चन बनाना इतना मजाक नहीं होता, वो भी ऐसे टाइप के, तो उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में उतार देना, ठीक है। वो चीज अगर तुमको मिल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उतार दिया, एग्जाम्पलर वाले को वैसे उतार दिया, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटीज को उतार दिया, तो अगर ऐसा चीज अगर हो सकता है, अगर तुम्हारे बुक में दिया है, तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। इफ इट इज नॉट, अगर आप फील करते हो कि वैसा नहीं है उस फॉर्मेट में, तो फिर यू कैन गो फॉर द लाइक एड्यू बुक में है उस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आई एम हियर टू मेक इट, ठीक है। तो आपको अब फिर आते हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है, मैक्सिमम जो एमसीक्यू और असर्शन रीजन इतना दिमाग में उतार लेना है ना कि हो जाए। अब देखो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम एमसीक्यू तुमको सिर्फ वही उसी किताब से या जो भी तुम्हारे पास एक बुक है उसी से हो जाएगी, ऐसा जरूर। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई सभी लोग बुक ले ही लो, अगर आप नहीं ले सकते कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप ना पहले तो ये कि इतने सारे अपने पास इंटरनेट में सोर्सेस होते हैं, मारो सर्च, ठीक है, तुमको ऐसे मतलब 10-12 तो दिख ही जाएंगे जहां से आपको, ठीक है, ऑल्दो वो इतना प्रिसाइज नहीं होता, बट जितना ज्यादा क्वेश्चन से इनकाउंटर करोगे, चाहे वो पिछले साल के ही क्यों ना हो, पहले की क्यों ना हो, उससे क्या होगा, तुमको एडिशनल टॉपिक्स या एडिशनल पॉइंट्स भी तुम्हारे पकड़ में आएंगे, ठीक है। इवन दो आपके पास अगर कोई भी एक बुक है जो आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, या
देखो सिर्फ बोल रहा ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से भी काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो फॉर दिस, प्लस आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखो ना इंटरनेट से उठाओ और करते रहो, ठीक है। तो आपको जितना हो सकता है, मतलब जैसे लाइफ प्रोसेस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है आपको टर्म 1 में है, अब आपने पढ़ लिया, जो भी 4 लाइफ प्रोसेस है वो आपने पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक से पढ़ा आपने, वीडियो भी देख लिया, क्या वो इनफ है? नहीं। अब घुमा के आ सकता है ना उस पर क्वेश्चन, ठीक है, उस पर घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, लाइक कि डायबिटीज रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। नहीं सर, उस पर डायबिटीज रिलेटेड नहीं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं, उस पर मान लो कि डाइजेशन से रिलेटेड कुछ आ सकता है, हार्ट से रिलेटेड या किडनी से जो डायलिसिस के ऊपर आ सकता है, और वो मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, वो स्टैट्स के ऊपर, जैसे कि हाँ भाई इंडिया में इतने सारे इस चीज़ के मरीज हैं, ठीक है, इतने लोगों का डायलिसिस होता है, इस के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर से नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स तुमको उठाने पड़ेंगे जो शायद उससे बाहर से, ठीक है। तो ओनली टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो नॉट द डिटर्मिनर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बोलते ना कि हॉट्स क्वेश्चन या फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन, हमारे टाइम में इसको चैलेंजिंग क्वेश्चन बोलते थे, ठीक है, था उस टाइम पे चैलेंजिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बुक से नहीं है, बच्चे की नॉलेज को। आज वो क्या हो गया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया था सिस्टम को पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों में, सिंप्लीफाई करते करते गए और उसको बहुत लल्लू बना दिया। अब फिर उसको बदलने की कोशिश की जा रही है कि अब ऐसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, डाले जाएंगे जहां बच्चे का दिमाग हिल जाए, बाहर से होगा वो, मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ये कर सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और घुमा दिया जाएगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब तुम एक्स्ट्रा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज सबसे ज्यादा मैं क्या बताया, जो गेम चेंजर होगा केस बेस्ड होगा, ठीक है। एमसीक्यू ठीक है सर, दिमाग लगाएंगे, असर्शन रीजन ठीक है, अपन मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बट व्हेन इट इज कमिंग टू दिस केस बेस्ड क्वेश्चन, द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, टैबुलर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जब ऐसा होगा ना तो यहां पर तुमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज को पढ़ना। बहुत मुश्किल नहीं है, पर क्या होता है बच्चा ध्यान नहीं देता उसके, तो हर एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को सही ढंग से आपको करना है, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलो ना, वो तो थ्योरी था ना सर, देखो हमने भी अपनी किताब में थ्योरी डाली है जानबूझ के, तुम सर थ्योरी की क्या जरूरत है, ये कहां से आएगा, ये क्वेश्चन कहां से बनेंगे, दूसरी ग्रह से आने वाला है, दूसरे टॉपिक से आने वाला है, अरे वो समझो कि वही था, मतलब पहले भी आता था सवाल, पहले वो सब्जेक्टिव तरीके से लॉन्ग आंसर इसमें था, अब वो चीज को घुमा के वैसे आ सकता है। तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर में आते थे, उसमें भी मतलब कम थे हालांकि, बट ट्रिकी क्वेश्चन वहां भी आते थे, उसको समझो, आपको समझ में आ जाएगा बोर्ड आपसे चाहता क्या है, सीबीएसई आपसे चाहता क्या है, तो ये आपको समझना है और करना है, मतलब बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि उस दिन आपको सरप्राइज मिले या शॉक मिले, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो इतनी मेहनत करी, इतना तरीका पढ़ा, इतने लोगों का मैंने ज्ञान देखा, ज्ञान सुना, स्ट्रैटेजी सुना, पर ये चीज तो मैंने करा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको जो रियलिटी है उससे मैं वाकिफ करा रहा हूं, और वो बच्चा जो इसको सीरियसली लेगा ना, वो उस पहले टर्म के एग्जाम के बाद ही बी हैप्पी और शी विल बी हैप्पी, यस मैंने उस चीज को फॉलो करा जो सर ने बताया था कि इतना आसान नहीं होने वाला, कुछ 4-6 क्वेश्चन अटका देंगे, मैं आपको ना वो मैं बताता हूँ। सो ये चीज को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि तुम थ्योरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं देखोगे, यू हैव टू गो थ्रू इट, वो जो पढ़ोगे ना उसी से तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो हमने जो मतलब कोशिश किया ना हमारी बुक में, उसमें यही ट्राई करा हुआ है कि वो सारे प्रीवियस ईयर, वो सारे एक्टिविटीज, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उन सबको, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पलर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन सबके क्वेश्चंस के अंदर से ये जो क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थियरी पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक को क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, वो करना है। उसके अलावा आपको एडिशनल चीजें जब समझनी है, दिमाग को उस टॉपिक से ब्रॉड करना है, गो फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अलावा ऑनलाइन जो फ्री क्वेश्चन, जितना तुमको रिवीजन करना है उठाओ करो, यू हैव ऑलवेज, इंटरनेट इज अ फ्री ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं ले सकता सर किताब, सिंपल बात है, नहीं ले सकते तो क्या ही ऑप्शन है, यू हैव सोर्सेस, ठीक है। और इसके बाद देखो एक लाइन में आपको बताऊंगा
30 प्लस लाना, कितने में से बात हो रही है? 40 में से 30 प्लस लाना ये आसान होगा। समझ रहे हो? कोई मतलब हम ये जो तरीका है ना, ये टर्म 1 टर्म 2 ऑब्जेक्टिव, ये फेल कराने के लिए नहीं है, ये पास कराने के लिए। सब पास हो। 30 प्लस लाना आसान होगा। सर सब पास होंगे मतलब नहीं लिखेंगे तब भी, मतलब बोल रहा हूं ये वाला इधर तक जर्नी आसान है, लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि 38 प्लस लाना, मतलब ऑलमोस्ट यू आर लाइक प्लानिंग फॉर फुल मार्क्स। जब तुम फुल मार्क्स की बात करते हो तो इसका मतलब है कि तुमको ये चीजें तुम सोच रहे हो ये आसान नहीं होगा, यहां पर तुम्हारी ताकत लगेगी। समझ रहे हो? कभी भी लड़ाई जो होती है ना, वो मतलब मिडल में होती है, बीच में होती है, मीडियोकर में होती है। जब तुम टॉप की बात करते हो ना, तो वहां पर जो फुल ऑन टैलेंटेड, फुल ऑन डेडिकेटेड है वो पहुंचेगा। मैं अगर ये मतलब टैलेंटेड बोलता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ टॉपर ही कर पाएगा। अरे टॉपर बनते हैं, अपने में से ही निकलते हैं। मैं भी आया था ऐसे ही। कहां से? 47 से 79 ये जंप था मेरा 9 से 10th में। ठीक है, उस टाइम पे 79 में कुछ वैल्यू होती थी, पूछ लेना मम्मी डैडी से। ठीक है, मतलब आज से करीब मैं बात कर रहा हूँ 2000 आई गेस 5-6 आई वॉज, मतलब मेरा 10th, हाँ 5-6। ठीक है, तो मतलब ये जंप था और तुम में से ही निकल के आएगा वो। ठीक है, तो तुम्हारा 9th में क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम टॉप पे थे तब भी चलेगा, मिडिल में थे तो भी चलेगा, बिलो एवरेज थे तो भी चलेगा, आएगा वो चीज। पर तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सबके लिए कॉमन चीज वही है, मेहनत करोगे और एक वे को फॉलो करोगे, अपना खुद का अपने ताकत के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा डेली अगर मैं 2 घंटा पढ़ता हूं तो मेरा नहीं होता सफिशिएंट, टाइम बढ़ाओ अपने हिसाब से, तो अपना टाइम सेट करो। और उसको किसी का दिया हुआ टाइम टेबल काम नहीं आएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि तुमको, मैं जनरली मैं क्या कोशिश करता हूं कि मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, ऐसे करो, या टाइम टेबल भी उस वे में होता है। ठीक है, तो उस तरीके से फॉलो करो। ठीक है, अगर चाहिए कि भाई मैं टाइम टेबल बताऊं तो ऑलरेडी तुम सर्च कर सकते हो, फिर भी काम नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैंने बनाया है 2-3 वीडियोस बनाए हैं आगे, तो आपको उसमें से कोई सेट हो ही जाएगा। और उसको भी ऐसा नहीं कि ऐसे एज इट इज फॉलो करना है, अपने हिसाब से ढालो, बिकॉज द वे इज डिफरेंट नाउ ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, और बिल्कुल भी इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस, थिंकिंग ऑफ दिस, बिकॉज देखो बोर्ड एग्जाम, तुम जो बोर्ड एग्जाम में, मतलब मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे अगर ये आना चाहिए 98 प्लस आना चाहिए, या मैं टॉप करना चाहता हूँ, तो तुमको अभी से करना पड़ेगा। टर्म 1 में ये लाना पड़ेगा, ये थॉट से काम करना पड़ेगा, और टर्म 2 में भी यही करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो आई होप कि सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मतलब जब आप ये चीज सोच रहे हो या जब ये प्लान कर रहे हो, देखो 40 आप मतलब आप फुल मार्क्स का ना आप प्लान करते हो, कोशिश करते हो, उसके हिसाब से मेहनत करते हो, बट जरूरी नहीं कि हमेशा फुल मार्क्स हो जाए तो आपको फुल ही आ जाए। एक आध नंबर इधर इधर हो सकते, मे बी पॉसिबल, वो रोने की बात नहीं होती, आप उसको कवर करते हो आगे। ठीक है, बट टारगेट तो बनाओ इस चीज को। ठीक है ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, अगर आप सब सही दे रहे हो तो हो सकता है वो चीज, है ना। इसमें या तो सही या तो गलत होता है, बीच में नहीं होता, तो हो सकता है, बिल्कुल है, इसमें नंबर काटा नहीं जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके जो ये टाइम है, ये जो 2.5 महीना 3 महीना जो है, ये 80-90 दिन, ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको और भी चीजें होंगी, बहुत दुनिया भर की अपनी अपनी एक्टिविटी, सबका अपना अपना टेंशन। आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना है। हफ्ते में आप जो 7 दिन है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले वो सेट करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मैं एक्स्ट्रा करूं, हाउ एम आई डूइंग एक्स्ट्रा, तो आप जो अपना बूस्टर डे है, जो संडे होता है, या जो भी आपका दिन है जहां पे लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो कि लोग फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एंजॉय करके अपना टाइम फिर यहां पर डाल दे रहे हो। अगर ये चीजें हो रही है तो मैं दिल से बोल रहा हूं, इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसी के नोट पे, इसी बात पे मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। जो भी यहाँ तक ध्यान से जिन्होंने भी वीडियो को देखा है,
आई एम सिंपली रिक्वेस्टिंग यू कि डोंट टेक इट लाइटली गाइस। टर्म 1 है, ठीक है, ध्यान से, ईमानदारी से, अपनी समझदारी से करना ही होगा, वो मेहनत करनी ही होगी। जो हर साल बच्चे लगभग करते थे, पर ज़्यादा इंटेंसिटी बोर्ड एग्जाम के टाइम तक जाके वहां पर मेहनत करके निकालते थे, अब तुम्हारे पास 2 पार्ट्स में वो करना है। सो इट इज़ लाइक यू कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूँ एंड आई होप कि आप लोग अब इसके बाद थोड़ा सा माइंडसेट बदलेगा। कुछ और डिमांड हो, ठीक है, कि भाई सर टाइम टेबल ये वो, तो लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ और आपको आपके जो पॉइंट्स है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ आपने ऐसे बोली लिखनी है, ऐसी होनी चाहिए थी, मुझे मतलब वेलकम दैट, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक 9। थैंक यू गाइस, बाय बाय।